Hello, my lovely friends out there. How are you all? I hope you all are fine at your places. I am also good. In our last video, we discussed chapter 4 of your SST, that is New Beginnings, Cities and States. We explained this chapter in our last video. Today, we are going to talk about the question answers that are given in your textbooks. Plus, bonus is this: I will give you some 10-15 questions extra, which are very short answer questions. But these questions are designed in such a way कि आपको जो है, it gives you more information about the chapter. तो अगर एक्सप्लेनेशन में कुछ छूट गया होगा, that will be covered up in these 10-15 very short answer questions that are extra. So without wasting time, we'll straight away go to the question and answers and we will solve them. तो इन चैप्टर में सबसे पहले हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, हम इनको भी नहीं छोड़ेंगे। व्हाट इज मेंट बाय सेकंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया, व्हाई वर द जनपद्स एंड महाजनपद्स एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन इंडियन हिस्ट्री, early history, and what kind of system of governments did they evolve? So these are the questions, they may come in your exams. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे हम, तो वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इनको सॉल्व करेंगे, फिर जो चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन दी है उनको सॉल्व करेंगे, और फिर फाइनली आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एज अ बोनस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय सेकंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया? The second urbanization in India refers to the period around 600 BCE when new cities began to grow in Ganga Valley and other parts of India. तो सेकंड अर्बनाइजेशन क्या है? ये लगभग 600 साल बीसीई, मतलब बिफोर कॉमन एरा, यानी कि हमारे जो जीसस क्राइस्ट है उनके पैदा होने से 600 साल पुरानी की बात है। तब जो है कुछ नई सिटीज जो है गंगा वैली, गंगा मैदान, गंगा का जो मैदान है, गेंजेटिक प्लेन है, उसके इर्द गिर्द जो है नई सिटीज बनना चालू हुई थी। दैट इज कॉल्ड सेकंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। और ये सिर्फ गंगा के मैदानों में नहीं हुआ था, और कुछ पार्ट थे इंडिया के, वहां पर भी हुआ था। बट बेसिकली ये सब कुछ जो है रिवर्स के आसपास ही हुआ था। दिस वाज सेकंड मेजर टाइम आफ्टर द इंडस वैली सिविलाइजेशन व्हेन पीपल स्टार्टेड लिविंग इन लार्ज प्लान्ड सिटीज अगेन। तो हमें पता है सबसे पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, फिर वो बर्बाद हो गई, किसी तरीके से खत्म हो गई। तो उसके करीबन आप मान लीजिए 700-800 हज़ार साल बाद जो है फिर से लोग जो है बड़ी प्लान सिटीज़ में रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। यही सेकंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया थी। तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन क्या थी? फर्स्ट अर्बनाइजेशन थी जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन। These cities had markets, ports, roads and were centers of trade, politics and culture. तो यहाँ सब कुछ था। जैसा आज आप किसी भी एक मेट्रो को ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, या आप चेन्नई ले लीजिए, कोलकाता ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, जिस तरीके से वो हैं, मार्केट्स हैं, पर उस टाइम पोर्ट्स भी हुआ करते थे, किले, और ये चारों तरफ से बंद हुआ करते थे, रोड्स थे, ट्रेड का सेंटर हुआ करते थे, वहाँ पे पॉलिटिक्स थी, कल्चर था, सब कुछ था। तो दिस इज ऑल अबाउट सेकंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। Second question is, why were Janpads and Mahajanpads an important development in India's early history? Janpads and Mahajanpads were early kingdoms or states in ancient India. तो पुराने भारत के जनपद और महाजनपद जो है वो एक तरीके के पुराने राज्य मान लीजिए, आप किंगडम्स मान लीजिए, स्टेट्स मान लीजिए। They were important because they showed how people started living in organized political units with their own rulers, laws and tax. तो किस तरीके से लोग जो है वो इकट्ठा रहने लगे थे। वहाँ पर उनके राजा थे, वहाँ पर लॉज थे, वहाँ टैक्सेस थे। दीज पावरफुल स्टेट्स हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज, ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और इस तरीके से उदय हुआ किसका? सिटीज का, ट्रेड का, आप ये कह लो एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसकी वजह से फ्यूचर में बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स आए। एम्पायर्स, एम्पायर्स नॉट एम्पायर, ठीक है, एम्पायर्स लाइक मौर्य एम्पायर। और मौर्य एम्पायर जो है वो बहुत बड़ा था दोस्तों। ये लगभग 321 बीसी के मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा बीसी के आसपास आया था। और ये इतना बड़ा था कि ये एक आप तमिलनाडु और केरला को छोड़ दो तो बाकी का जो पूरा इंडिया है, प्लस पाकिस्तान, प्लस अफगानिस्तान और भी थोड़ा सा हिस्सा, ये सब मिला के जो है मौर्य एम्पायर था। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना बड़ा एम्पायर था। थर्ड इज व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस डिड दे इवॉल्व? तो सम जनपद्स हैड रिपब्लिक्स, जिनको हम गण संघ भी बोलते हैं। जैसे अभी जो इंडिया है वो एक रिपब्लिक स्टेट है, राइट, रिपब्लिक कंट्री है, वेयर डिसीजंस वर टेकन अप बाय अ ग्रुप ऑफ एल्डर्स एंड चीफ्स। तो वहाँ पर जो फैसले लेते थे वो बुजुर्ग लेते थे, और जो चीफ्स हुआ करते थे वो लेते थे।
मोस्ट महाजनपद हैड मोनार्कीज। मोनार्कीज में हमने पिछले चैप्टर में बात की थी। मोनार्की क्या होता है? जहाँ पर किसी राजा का रूल हो उसे मोनार्की कहते हैं। वेयर द पावर वाज पास डाउन फ्रॉम फादर टू सन, मतलब अगर मैं राजा हूँ तो मेरा बेटा भी जो है वो राजा ही बनेगा। These rulers collected tax, built forts, maintained armies and made laws to control and protect their region. तो कैसा था गवर्नर्स? ये जो राजा थे, रूलर्स थे, ये टैक्स कलेक्ट करते थे, किले बनाते थे, इनकी अपनी आर्मीज होती थी, और फिर ये कानून बनाते थे जो कंट्रोल करते थे या प्रोटेक्ट करते थे इनके अपने रीजन्स को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लास्ट में हमें कुछ क्वेश्चंस आंसर्स दे रखे हैं। यहाँ पर 4 क्वेश्चंस हैं, आइए इनको भी जल्दी से डिस्कस करते हैं और फिर बढ़ेंगे हम अपने वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की तरफ। तो आइए इन चारों क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द कोटेशन एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर एंड डिस्कस इन सेवरल ग्रुप्स। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजंस ऑन व्हाट कौटिल्य रिकमेंड्स फॉर अ किंगडम। इज इट वेरी डिफरेंट टुडे? तो ये एक्चुअली चाहते हैं कि आप इसको एक बार फिर से पढ़िए। द किंगडम शैल बी प्रोटेक्टेड बाय फोर्टिफाइंग द कैपिटल एंड द टाउन्स एट द frontiers. The land should not only be capable of sustaining the population but also outsiders in times of calamity. It should be beautiful, being endowed with cultivable land, mines, timber forest, elephant forest, and good pastures rich in cattle. It should not depend only on rain for water. It should have good roads and waterways. It should have a productive economy with a wide variety of commodities. कौटिल्य in अर्थशास्त्र। तो इस बेस पे हमें बताना है कि कौटिल्य ने क्या रिकमेंड किया था, एक अच्छे किंगडम में क्या-क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या ये आज की जो दुनिया है उससे अलग है? तो कौटिल्य, जिसको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों, उसने रिकमेंड किया था कि जो किंग है उसको फोकस करना चाहिए किस पे? पहला गुड एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा स्ट्रॉन्ग आर्मी होनी चाहिए, तीसरा प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, चौथा कलेक्शन ऑफ टैक्सेस फॉर पब्लिक वेलफेयर। कलेक्शन होना चाहिए टैक्स का, लेकिन उसका हिस्सा पब्लिक वेलफेयर के लिए भी होना चाहिए। उनके लिए रोड होने चाहिए, उनके लिए सैनिटेशन होना चाहिए। जस्टिस एंड लॉ एंड ऑर्डर। अब ग्रुप डिस्कशन के पॉइंट्स क्या है दोस्तों? अगर हम आज की बात करें तो जो काम उस समय राजा को करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू कौटिल्य या चाणक्य, वो काम अब गवर्नमेंट हैंडल करती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल है। और आज के अगर सिस्टम की हम बात करें तो ये थोड़ा ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, क्योंकि उस टाइम राजाओं का राज था, अभी जो है सरकार का राज होता है और सरकार को चुनते हैं हम, तो इनडायरेक्टली हमारा ही राज है बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। वाइल कौटिल्य आइडियाज वर फॉर मोनार्की। तो कौटिल्य ने जो दिया था, चाणक्य ने जो दिए थे, वो राजा के लिए थे, लेकिन आज का जो सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है। तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, हाउ वर रूलर्स चूजन इन अर्ली वैदिक सोसाइटी? तो अगर हम वैदिक सोसाइटी की बात करें, अर्ली वैदिक सोसाइटी की बात करें, तो रूलर जो है अधिकतर असेंबलीज के द्वारा चुने जाते थे। मतलब या तो सभा के द्वारा या समिति जो बनती थी उनके द्वारा राजा चुना जाता था। दे वर नॉट ऑलवेज हेरिडिटरी। हेरिडिटरी क्या हो गया? मतलब अगर मैं राजा हूँ तो मेरा बेटा भी राजा होगा, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटरी। ये हमेशा हेरिडिटरी नहीं होता था। मतलब अगर वो चुन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हर बार यही होगा कि राजा का बेटा राजा। The king had to win the support of the people, especially warriors and priests. तो राजा बनने के लिए आपको एक तो जो पुजारी हैं और एक जो आपके क्षत्रिय हैं उनका आपको सपोर्ट होना चाहिए। लेटर हेरिडिटरी मोनार्की बिकेम मोर कॉमन, स्पेशली इन महाजनपद पीरियड। और उसके बाद में क्या हुआ? राजा है तो राजा का बेटा राजा ही बनेगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। इमेजिन यू आर अ हिस्टोरियन। वाओ! अब आपको एक हिस्टोरियन की तरह एक्ट करना है। हिस्टोरियन क्या होता है? जो हिस्ट्री की बारे में स्टडी करते हैं। एंड यू आर स्टडिंग अबाउट एंशिएंट इंडिया। व्हाट टाइप्स ऑफ सोर्सेज, जैसे कि आर्कियोलॉजिकल हो गया या लिटरेरी हो गया, वुड यू यूज टू लर्न मोर अबाउट महाजनपद? तो महाजनपद को पढ़ने के लिए, उस पर बहुत ज़्यादा समझने के लिए आप कौन-कौन से सोर्सेज को ढूँढोगे, उनके बारे में स्टडी करोगे। एक्सप्लेन हाउ ईच सोर्स माइट कंट्रीब्यूट टू योर अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए मैं आपको बनाता हूँ हिस्टोरियन और आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। तो एज़ हिस्टोरियन आई वुड यूज़ क्या यूज़ करूँगा? सबसे पहले यूज़ करूँगा आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? वो खंडर जो कभी बिल्डिंग्स हुआ करती थी, जैसे कोई दीवार है या कोई रोड है या उनके बनाए हुए घर हैं। इससे क्या पता लगता है कि उनका जो प्लानिंग थी वो कैसी थी? उनकी जो सिटीज़ थी वो प्लान्ड थी या नहीं थी?
दूसरा, आप वहाँ पे पोट्री, टूल, कॉइन, इनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो, ताकि आपको पता लगे कि वहाँ की डेली लाइफ कैसी थी और इकोनॉमी कैसी थी। ये हो गया आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। दूसरा है लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज में आप क्या करोगे? आप एंशिएंट टेक्स्ट पढ़ोगे, पुरानी ग्रंथ, किताबें पढ़ोगे, जैसे कि महाभारत हो गया या जैन लिटरेचर हो गया, ताकि आपको सोसाइटी और पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी हो। क्योंकि जैन लिटरेचर जो है वो भी काफ़ी पुराना है, हमने इसमें पढ़ा था। तो जैन लिटरेचर हो गया, बुद्धिस्ट लिटरेचर हो गया, इनसे भी आपको उस टाइम में जानकारी मिल सकती है कि उस टाइम लोग किस तरीके से रहा करते थे। और फिर एक चीज़ तो हम भूल ही गए कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है, वो भी उससे हम सीख सकते हैं कि गवर्नेंस कैसी थी, रूल ऑफ गवर्नमेंट कैसा था उस टाइम। इसके अलावा आप इंस्क्रिप्शन के बारे में भी पता लगा सकते हो। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? जब लोग खोद-खोद कर कोई चीज़ बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंस्क्रिप्शन, पत्थरों पे या दीवारों पे। तो अशोकन इंस्क्रिप्शन, या फिर आप जो है दूसरे स्टोन या मेटल के ऊपर जो खोद के इंस्क्रिप्शन बनाए गए हैं, उनसे भी आप काफ़ी जानकारी हासिल कर सकते हो महाजनपद के बारे में। इसके अलावा एक चीज़ और है जो आप डिस्कस कर सकते हो, दैट इज़ मैप एंड ज्योग्राफी, द लोकेशन ऑफ रिवर्स और रोड टू अंडरस्टैंड ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। तो हमने हर चीज़ को छू लिया, हमने अर्बन प्लानिंग छू ली, इकोनॉमी छू ली हमने, और गवर्नेंस छू लिया हमने, सोसाइटी को भी हमने डिस्कस कर लिया, राइट? और हमने लोकेशन ढूँढ ली, लोकेशन के बारे में बात कर ली, रोड्स के बारे में, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट। तो अल्टीमेटली हमने महाजनपद के बारे में बहुत कुछ डिस्कस कर लेंगे अगर हम इन अ, चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे तो, एज़ अ हिस्टोरियन। चलिए 4th देखते हैं, व्हाट वाज़ द डेवलपमेंट ऑफ आयरन मेटलर्जी सो इम्पोर्टेंट? व्हाई वाज़ द डेवलपमेंट ऑफ आयरन मेटलर्जी सो इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ अर्बनिज़्म इन द फर्स्ट मिलेनियम बीसीई? ओके, क्वेश्चन का मतलब ये है कि आयरन मेटलर्जी क्या होता है? जब हम किसी खनिज से मेटल, मतलब मिनरल से जब हम आयरन निकालते हैं, आयरन को निकालते हैं। आयरन ऐसा नहीं है कि आपने ज़मीन खोदी और आयरन निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। आयरन जो है वो कच्ची फॉर्म में, क्रूड फॉर्म में आपको ओर की तरह मिलता है। मतलब उसमें मिट्टी और दूसरी चीज़ें बहुत सारी मिक्स होती हैं। तो आपको उसमें से आयरन निकालना पड़ता है और उसको इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है? तो जो आयरन मेटलर्जी है उसके वो क्यों इम्पोर्टेंट था फर्स्ट मिलेनियम बीसीई में, जिसकी वजह से जो अर्बनाइज़ेशन है उसकी ग्रोथ हुई। मतलब जो शहरीकरण हुआ, जो शहर बसे, जो शहर बने, उसका आयरन मेटलर्जी का क्या योगदान है उसमें। यू मे यूज़ दिस पॉइंट फ्रॉम द चैप्टर बट आल्सो फ्रॉम योर नॉलेज और इमेजिनेशन। तो आयरन मेटलर्जी मीन्स स्किल ऑफ मेकिंग एंड यूजिंग आयरन टूल। जैसा मैंने आपको बताया, मेटलर्जी, आयरन मेटलर्जी का मतलब क्या है कि आयरन बनाना, निकालना, बनाना और उससे आयरन के टूल्स बनाना। इट हेल्प्ड अर्बन ग्रोथ। क्यों किया था? पहला, बेटर फार्मिंग टूल। जब आयरन निकल के आया तो उससे जो फार्मिंग के टूल्स थे वो ज़्यादा बेटर हो गए, क्योंकि आयरन का जो प्लो है यानी कि हल है, वो उसने हेल्प किया इन क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड ग्रोइंग मोर क्रॉप्स। तो ज़्यादा क्रॉप्स होने लगी। दूसरा है कंस्ट्रक्शन। आयरन टूल जो है वो फोर्ट बनाने में काम आते थे, रोड बनाने में काम आते थे और घर बनाने के लिए भी काम आने लगे। वेपन्स, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन्स बनने लगे, जिससे आर्मी जो है उसकी प्रोटेक्शन भी हुई और उसका एक्सपेंशन भी हुआ। जब वेपन ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं तो आपकी आर्मी ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सरप्लस फूड, मोर फूड लेड टू बिगर पॉपुलेशन इन एंड सिटीज। ज़्यादा खाना मिलने लगा लोगों की वजह से, लोगों को, तो फिर इसकी वजह से पॉपुलेशन भी बढ़ गई। ट्रेड, आयरन गुड्स बिकेम पार्ट ऑफ ट्रेड हेल्पिंग द इकोनॉमी। और जब लोहे की चीज़ जो बनने लगी वो जो है ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई और उसकी वजह से इकोनॉमी बूस्ट कर गई और जो है अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो गया। सो आयरन चेंज्ड विलेज लाइफ इनटू सिटी लाइफ बाय मेकिंग फार्मिंग, बिल्डिंग एंड प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्गर। चलिए जी, यहाँ पर आपका ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं दोस्तों। तो जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। अब मैं आपको दूँगा एक्स्ट्रा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ये 10, 12, 15, 14 क्वेश्चंस होंगे और फटाफट हम इनको डिस्कस करेंगे। एक-एक लाइन के आंसर है, लेकिन इनसे आपका चैप्टर जो है बहुत हद तक क्लियर हो जाता है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू वी मीन बाय महाजनपद? क्या है महाजनपद? तो ये बहुत लार्ज और पावरफुल टेरिटरीज़ थी, जो आप टेरिटरी बोल लो या किंगडम बोल लो, दैट इमर्ज्ड इन द फर्स्ट मिलेनियम बीसीई इन नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट मिलेनियम बीसीई, मतलब मिलेनियम का मतलब होता है 1000 साल।
तो जीसस क्राइस्ट के 1000 साल पहले की बात है, ठीक है। तो महाजनपद उस वक्त पैदा हुए थे, पैदा इन द सेंस मतलब बने थे। सेकंड, हाउ वर रूलर चूजन इन द अर्ली वैदिक सोसाइटी, ये अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया। तो वो जो है सभा या समिति के द्वारा चूज किए जाते थे और फिर बाद में जो है वो हेरिडिटरी हो गया, मतलब राजा का बेटा राजा। थर्ड, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आयरन इन द फर्स्ट मिलेनियम बीसी, अभी हमने डिस्कस किया। आयरन टूल और वेपन जो है उन्होंने एग्रीकल्चर, वारफेयर, वारफेयर मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, इन द सेंस युद्ध में, और काफ़ी इसने हेल्प किया लोगों को, जिसकी वजह से सिटीज़ की ग्रोथ हुई और किंगडम जो हैं बड़े-बड़े बनते। नेम एनी 4 महाजनपद, तो वैसे तो 16 हैं, आप कोई भी 4 लिख दीजिए जो बड़े-बड़े हैं, जैसे मगध हो गया, कोसल हो गया, वत्स हो गया और अवंती। नेक्स्ट फिफ्थ इज़ व्हाट काइंड ऑफ टैक्सेस वर कलेक्टेड इन महाजनपद, किस तरह के टैक्स कलेक्ट किए जाते थे? तो टैक्स जो है वो उसमें क्रॉप्स आती थी, मतलब अगर कोई जैसे 1/6 का मतलब हो गया, अगर कोई 60 केजी उगा रहा है तो 1/6 यानी कि 10 केजी उसको जो है वो देना पड़ेगा। फिर उसके अलावा लेबर टैक्स, मतलब आप उनका जाकर काम कर लो मुफ्त में, वो भी हो जाएगा। ट्रेड टैक्स नहीं, ऐसा नहीं है। लेबर टैक्स का मतलब हुआ कि जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, उसका आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे आजकल लोग क्या करते हैं, जो सैलरी वाले हैं वो काम कर रहे हैं और फिर अपनी सैलरी में से टैक्स कटवा देते हैं। और ट्रेड टैक्स, जैसे आजकल बिजनेसमैन जो हैं वो बिजनेस करते हैं और अपना टैक्स जो है पे कर देते हैं। सिक्स्थ इज व्हाट वाज द रोल ऑफ फोर्ट्स इन महाजनपद, तो महाजनपद के जो किले थे उनका क्या रोल था? तो फोर्ट जो है वो इसलिए बनाए जाते थे ताकि सिटीज़ को प्रोटेक्ट किया जा सके, कोई बाहर से आक्रमण ना कर सके, इन्वेशन ना कर सके, और राजा की ताकत दिखाने का भी एक ज़रिया था ये। सेवंथ, व्हाट वर जनपद एंड हाउ वर दे डिफरेंट फ्रॉम महाजनपद, तो जनपद जो है वो थोड़े छोटे हुआ करते थे महाजनपद के मुकाबले में। महाजनपद जो है वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ थे और ज़्यादा पावरफुल थे। 8, व्हाई वाज मगध एन इम्पोर्टेंट महाजनपद, मगध जो है बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आयरन रिसोर्स में ये बहुत मतलब शक्तिशाली था। इसके पास बहुत सारे आयरन रिसोर्स थे, जिसकी और उस टाइम सबसे ज़्यादा कदर ही आयरन की थी, इज़न्ट इट? गुड एग्रीकल्चर, स्ट्रॉन्ग रूलर्स, और उनकी लोकेशन भी बहुत अच्छी थी। उनके पास रिवर्स थी, ट्रांसपोर्ट रूट्स थे, इसलिए जो मगध है बहुत इम्पोर्टेंट था। वर्ण जाति सिस्टम क्या होता है दोस्तों? इट वाज़ अ सोशल क्लासिफिकेशन सिस्टम इन व्हिच सोसाइटी वाज़ डिवाइडेड इंटू वर्ण, जैसे कि ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, और जाति बर्थ बेस्ड कम्युनिटी। तो वर्ण और जाति का मतलब यही हो गया। 10th इज़ हाउ डिड ट्रेड रूट्स हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़, तो जो ट्रेड रूट्स थे जैसे कि उत्तर पथ था और दक्षिण पथ था, उसने रीजन्स को कनेक्ट किया, जिसकी वजह से सामान आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा, कल्चर पहुंचा, आइडियाज पहुंचा, और इस तरीके से सिटीज की डेवलपमेंट हुई। व्हाट वाज शिशुपालगढ़ एंड वेयर वाज इट लोकेटेड, तो शिशुपालगढ़ जो था वो एक्चुअली एक सिटी थी कलिंगा की। अब जो है कलिंगा जो अब है उड़ीसा में है, और ये फेमस था अपनी प्लान्ड लेआउट और फोर्टिफिकेशन यानी कि किलेबंदी की वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस था। 12th इज नेम द 3 अर्ली किंगडम्स ऑफ साउथ इंडिया, तो चोलास, चेराज एंड पांड्यास, ये 3 हैं, आपकी बुक में भी थे, हमने इसको डिस्कस किया था, ये याद रखिए, ये 3 अर्ली किंगडम्स हैं साउथ इंडिया। व्हाट आर सम सोर्सेज दैट हेल्प हिस्टोरियंस स्टडी महाजनपद, तो अभी हमने डिस्कस किया, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है, इंस्क्रिप्शन है, कॉइन्स है, एंशिएंट टेक्स्ट है जैसे कि महाभारत और बुद्धिस्ट लिटरेचर या जैन लिटरेचर, इन सब से हमें पता चलता है। हाउ डिड फॉरेन ट्रेड बेनिफिट सदर्न किंगडम, तो फॉरेन ट्रेड, जो विदेशों से जो लोग आए व्यापार करने, उन्हें उन्होंने साउदर्न सदर्न जो किंगडम्स थे, साउथ वाले किंगडम, उनको किस तरीके से हेल्प किया? तो जो साउथ इंडियन किंगडम्स थे वो किस में ट्रीट करते थे? वो ट्रेड करते थे स्पाइसेस में, हीरे मोती में, जेम्स में, गोल्ड में, विद अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड फॉरेन कंट्रीज, मेकिंग देम वेल्दी। और आज भी देखो उनके पास सोना कितना होता है ना, वहाँ की लेडीज इतना इतना सारा सोना, लेडीज का जेंट्स भी सोना पहन के रहते हैं। खैर, अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स दूंगा दोस्तों, कि आपको क्या याद करना है वो बताऊंगा। वो भी क्वेश्चनेयर की फॉर्म में होगा, प्लस मैं आपको आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए दूंगा 50 एमसीक्यूज। तो अभी अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ध्यान रखिए और मम्मी पापा को कहना मानिए, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए
Hello, Adhyata. Take care. Bye bye. Have fun. All the very best.